टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता था लॉज ऑफ मोशन में कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम p इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कब रहेगी ये बताता हूं कब रहेगी कांस्टेंट। उससे पहले एक चीज सुन लो, एंगुलर मोमेंटम अगर आपको किसी बॉडी का निकालना है तो फॉर्मूला लेटर सपोज L इज इक्वल टू आई ओमेगा एप्लीकेबल है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू मान लो एक स्फेयर घूम रहा है, ठीक है, स्फेयर घूम रहा है, कैसे, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो अगर कोई स्फेयर अपने एक्सिस पे घूम रहा है विद ओमेगा, तो अगर ये स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, तो इसमें L का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू ओमेगा। आई का मतलब क्या होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ऐसे अगर डिस्क रोटेट कर रही है विद ओमेगा तो हाफ mr² इंटू ओमेगा, रिंग रोटेट कर रही है तो mr² इंटू ओमेगा, है ना। तो ऑब्वियसली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि L चेंज हो जाएगा अगर I चेंज होगा। अलग अलग शेप से L की वैल्यू में अफेक्ट आता है। शेप चेंज होगी तो I चेंज होगा, I चेंज होगा तो L चेंज होगा। जबकि लीनियर मोमेंटम पॉइंट मास m के ऊपर डिपेंडेंट था, उसका शेप से कोई लेना देना नहीं था। तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया मैंने कि मेरे को कोई शेप चाहिए ही नहीं है, ना मेरे को स्फेयर, ना डिस्क, ना रिंग चाहिए, मेरे को तो पॉइंट मास चाहिए। ये लो, ये आपका पॉइंट मास है, कोई शेप नहीं है, बस एक पॉइंट है। और पॉइंट क्या कर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है अपने एक्सिस के आसपास। और कैसे घूम रहा है, विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। इसकी लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, v। तो एक स्टूडेंट ने बोला इसमें क्या आई ओमेगा लगा दो, बिल्कुल सही है। पॉइंट मास का लेकिन आई क्या पुट करोगे, mr²। पॉइंट मासेस का आई क्या होता है, mr²। और सर्कुलर मोशन में अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है तो v कैन अप्लाई v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की जगह क्या पुट करोगे, v/r, r से r कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, mvr। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए, ओनली फॉर पॉइंट मासेस mvr यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो कर ही सकते हैं, शॉर्टकट में mvr भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे सर एक स्फेयर स्पिन कर रहे हैं तो एक सॉलिड स्फेयर का भी mvr, नहीं, सॉलिड स्फेयर का नहीं हो सकता mvr, क्योंकि सॉलिड स्फेयर में आई क्या होगा 2/5 mr², नहीं लग सकता। तो mvr फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा, ओनली फॉर पॉइंट मासेस। कभी सुना आपने ये बात, सुनी, कब सुनी है, शुरू में सुन ली थी नॉन मेडिकल के, जब स्टार्टिंग में शुरू किया था ना, नहीं। केमिस्ट्री में सुनी, बोहर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, उसका एंगुलर मोमेंटम इज mvr इज इक्वल टू nh/2π। याद किया हुआ है सबने, पता नहीं है mvr क्या होता है बस v और r होता है। वो एक्चुअली क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट मास, और पॉइंट मास सर्कल में घूम रहा है, और कोई पॉइंट मास जब सर्कल में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो ये केमिस्ट्री तो अपने आप ही मुश्किल लगती है शुरू में, क्योंकि ना mvr पता ना एंगुलर मोमेंटम पता है ना। वैसे याद कर रखा है, बोहर ने बोला एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π होता है। अब बोहर क्या बोल गया ये तो एंड में पता लगता है कि उसने क्या बोला, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये बेसिकली वहाँ सुना हुआ है आपने, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास एंड डिफरेंट बॉडीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं करना आपने। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है ना, मतलब रूटीन में क्या एप्लीकेशन हैं, कहाँ काम आता है ये कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं। लेकिन करने से पहले एक चीज लिखना भूल गया, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू dp/dt, पता है ना न्यूटन का लॉ, F इज इक्वल टू dp/dt। तो इस चैप्टर में F की जगह क्या यूज करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू d/dt ऑफ P की जगह क्या यूज करें, L। लिख लो साइड पे यहीं पे, F इज इक्वल टू dp/dt की जगह F की जगह टॉर्क और dp/dt की जगह dl/dt। तो लिख लें एक लाइन ये पहली, तो टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt इफ नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। और ये टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क है, प्लीज, दिस इज एक्सटर्नल टॉर्क। तो नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो उसका L वेक्टर बोलो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो उसका L वेक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट।
पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस केस में टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी तो उसका एल क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये बात समझ में अभी डिफरेंशिएशन से ये बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिकली समझ में आएगी, लेकिन वैसे समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी चीज़ की डिफरेंशिएशन जीरो है तो वो टर्म क्या होगी? कांस्टेंट। अब ये बात यूज कहाँ करनी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रही है, सन के सामने अर्थ इज अ पॉइंट मास, उसको मत बोलना कि वो स्फेयर है। हाँ, वैसे अगर अर्थ स्पिन कर रही है तो बोलना स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है। मतलब रोटेशनल मोशन की ये कंफ्यूजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए। जब भी सन और अर्थ का कैलकुलेशन करना है तो अर्थ को स्फेयर लेना, पॉइंट लेना है, और अगर आपने सिर्फ अर्थ पे काम करना है तो उसको पॉइंट मास लेना, उसको 2/5 mr² स्फेयर लेना है। तो इमेजिन करो आपके पास एक सन के आसपास एक प्लैनेट घूम रहा है, अर्थ, कोई प्लैनेट घूम सकता है। अब इसमें रूल नंबर 1, पहला रूल शायद आपने सुना हो, अर्थ कैसे घूमती है सन के आसपास? सर्कल में ना, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है सर्कल में, +1 के बाद ये चेंज हो जाती है और एलिप्टिकल पाथ में रहती है। तो आज के बाद ये सर्कल में नहीं है, ये एलिप्टिकल पाथ में। एलिप्स क्या होता है? ये एलिप्स है, ये एलिप्स का सेंटर है, ये एलिप्स का कॉर्नर है, चाहे ये कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर ले लो। सन की पोजीशन सेंटर नहीं है, सन की पोजीशन इसका भी आगे मिड पॉइंट है, ये सन है। ये अजीब बात है, हमें लगता है सन सेंटर में, सेंटर ये तो बिल्कुल कई लाख किलोमीटर का भी सेंटर हुआ पड़ा है, तो सन बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सन यहां पर है। और अर्थ इसके आसपास, या कोई भी प्लैनेट इसके आसपास ऐसे चक्कर का, आपने बहुत सोलर सिस्टम के डायग्राम देखे होंगे, वो डायग्राम ऐसे नहीं होते कि वो सर्कल है, वो एकदम बाहर की तरफ ज़्यादा घूम रहे होते हैं प्लैनेट्स, और सन के पास थोड़े कम डिस्टेंस में होते हैं, ऐसा होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, अब अर्थ जब सन के आसपास घूमती है तो एक तो ये तरीका है कि मैं जाऊं अर्थ को पकड़ूं अपनी मर्जी से, पहला चक्कर 365 डेज, फिर मूड चेंज हो गया, नहीं 720 डेज में काटेंगे, फिर रोक लेते हैं अर्थ को। ये तो एक्सटर्नल टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया, जबकि अर्थ नेचुरल सिस्टम से घूम रही है, सन की उसकी इंटरनल फोर्स है जो उससे घुमा रही है। तो ऐसे केस में अर्थ के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 बनना चाहता है। एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब कोई बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो अपने आप अर्थ घूमे जा रही है ड्यू टू देयर इंटरनल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल टॉर्क 0, किसी भी प्लैनेट के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 ही होता है, सुन लें। तो क्लियर है यहां तक? और अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो अर्थ का हर वक्त एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो नहीं चेंज होता। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ कहां पे है, मान लो यहां पे है, उसका डिस्टेंस यहां से सन से कितना है? R2, और अर्थ का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? R1। तो डिस्टेंस सन से अर्थ का हर वक्त क्या होता जा रहा है? चेंज, तो चेंजिंग है, क्योंकि एलिप्स में R चेंज हो रहा है। तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक बड़ा और एक छोटा। अब इस केस में अर्थ इज अ पॉइंट मास, मान लो अर्थ की वो टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है और अर्थ की ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 है। तो L का फॉर्मूला पॉइंट मास का क्या है? mvr। आई ओमेगा भी लगा सकते हैं, पर मैं mvr लगाऊंगा, इट्स अ पॉइंट मास। तो अर्थ जब वहां पे है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? mv1r1, और जब यहां पे है तो L का फॉर्मूला mv2r2। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यहां तक मास तो कट जाएगा, तो v इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट। मतलब अर्थ जब प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट या अर्थ जब सन के आसपास घूमेगा, उसका v इंटू आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब डिस्टेंस घटेगा, r की वैल्यू कम होती जाएगी, अर्थ सन के पास आती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अर्थ की घूमने की स्पीड बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। अर्थ जब सन से दूर जाती है तो स्लो घूमती है, और जब पास आती है तो तेज घूमती है। ये इसकी मोशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा वेलोसिटी घटती जाएगी, डिस्टेंस घटता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो ये देखो, प्लैनेटरी मोशन अगर कोई स्टडी करना चाहता है, कितनी बड़ी बात समझ में आ रही है। अर्थ की स्पीड चेंज होती है, ये इतनी सी बात समझा रही है कि अर्थ की स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 2, अर्थ का रेडियस r। अब अर्थ सन के सामने नहीं स्टडी करवा रहे,
एब्सोल्यूट अर्थ है, तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? सॉलिड स्फीयर। अर्थ का रेडियस है r। अब ये ना पूछना कैसे, घूमती घूमती अर्थ छोटी हो गई, कैसे ना पूछो, हो गई, श्रिंक हो गई, बस धूप से लगी सन की, उसे वो श्रिंक हो गई तो हो गई, श्रिंक हो गई, और उसका रेडियस नया कितना हो गया? r/n, और कीपिंग मास रिमेनिंग द सेम, मास नहीं चेंज हुआ, मास नहीं चेंज हुआ, रेडियस r/n हो गया। पहले टाइम पीरियड अर्थ का कैपिटल T था, अब टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ, ये क्वेश्चन है। तो पहली चीज, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अर्थ का जो स्पिन मोशन है वो हम जाके नहीं कर रहे, इसमें हम थोड़ी ना जा जाके स्पीड चेंज कर रहे हैं या टॉर्क लगा लगा के हम क्या कर रहे हैं, उसको ओमेगा को चेंज तो ना कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अर्थ घूम रही है स्पिन मोशन में, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था? I1 ω1, बाद में कितने? I2 ω2, I1 ω1 I2 ω2। पहले I1 की वैल्यू कितनी है? 2/5 mr²। सन के मुकाबले क्या रूल बताया? अर्थ बहुत छोटी है, पॉइंट मास है, लेकिन वैसे अर्थ बहुत बड़ी है। अब हम वैसे अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर। अगर पॉइंट लेंगे तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे? आ रही नहीं है, तो अपने को बड़ी अर्थ लेनी चाहिए ना, पूरा चक्कर कटवाना है। स्पिन मोशन है, दिस इज स्पिन मोशन, नॉट ऑर्बिटल मोशन। तो आई की वैल्यू क्या है स्फीयर की? 2/5 mr², और ओमेगा क्या होता है? 2π/कैपिटल T। कैपिटल T का मतलब एक चक्कर का टाइम, और एक चक्कर का टाइम क्या है? 24 आवर्स। और फिर बाद में क्या होगा? 2/5 m × r/n का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस चेंज हो गया, रेडियस चेंज होने से ओमेगा क्या हो गया? 2π/T2। टाइम पीरियड क्या हो गया? नया T2, पहले क्या था? T1, अब क्या है? T2। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आई चेंज करोगे तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। तो आई × ओमेगा इज अ कांस्टेंट। आई की वैल्यू घट रही है, घट क्यों रही है? क्योंकि रेडियस घट रहा है। आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, स्पीड तेज, बड़ी अर्थ स्लो घूमेगी, छोटी अर्थ श्रिंक होके तेज घूमेगी। रेडियस छोटा हो गया, स्फीयर छोटा हो गया, तो यहां से सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 24/n²। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अर्थ घूमती घूमती छोटी हो जाए तो यू कैन अप्लाई I1 ω1 = I2 ω2। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कोई डाउट इसमें? ठीक। जैसे अगली प्रॉब्लम, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं कि क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कहां कहां लगेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे सपोज करो आपके पास एक रॉड है, एक रॉड का मास बड़ा m है और लेंथ उसकी बड़ी l है। दो बीड्स हैं, दो बीड्स इनिशियली एक्सिस के ऊपर हैं, और ये पॉइंट मासेस हैं, बीड्स पॉइंट मासेस हैं और एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट मासेस पड़े हुए हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका क्या रहेगा? 0। पॉइंट मासेस एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये रॉड घूम रही है विद ओमेगा, घूमते घूमते दोनों बीड्स कॉर्नर पे आ गए, रॉड के गिरे नहीं, कॉर्नर पे आके रुक गए। अब नया ओमेगा बताओ क्या होगा? एज्यूमिंग रॉड को किसी एक नेल के ऊपर बांध के घुमा दिया और हम अब टच नहीं कर रहे उसे, बीड अपने आप साइड पे आ गए, ओमेगा अपने आप चेंज हो गया, हम नहीं कुछ कर रहे, तो नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, तो एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो अपने आप घूम रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, अपनी स्पीड के साथ घूमे जा रही है ओमेगा। जैसे बीड्स कॉर्नर पे आएंगे ओमेगा चेंज हो जाएगा। बताओ ओमेगा क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया तो एंगुलर मोमेंटम जो पहले था और बाद में था वो सेम रहेगा। पहले क्या था? I1 ω1, बाद में क्या है? I2 ω2। पहले I1 क्या था बोलो? बीट्स बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है, अकेली रॉड का I क्या होगा? ml² बस, और स्पीड घूमने की क्या थी उसकी? ω1। फिर बीट्स कॉर्नर पे चले गए। अब रॉड तो अभी भी है, रॉड गायब तो ना होगी, रॉड के साथ बीट्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो बाद में जब बीट्स कॉर्नर पे गए तो I का फॉर्मूला ml²/12, तो रॉड का तो जो है वो तो रहेगा। दो बीड्स का भी ऐड हो गया, एक बीड का क्या होगा? m × l/2 का स्क्वायर, ये लेंथ क्या है? l/2, m × l/2 का स्क्वायर। ऐसे कितने बीड्स हैं? दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो I बढ़ गया, बीड्स ने भी I में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और नया ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा डैश निकाल लेना आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये रॉड और बीड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। मैंने इस शीट में टाइप ऑफ प्रॉब्लम लिख रखी हैं, मतलब मेजरली प्रॉब्लम यही है। अब कोई और प्रॉब्लम आ जाए मैं कह नहीं सकता, पर 90% टाइप ऑफ प्रॉब्लम यही है। आप प्रीवियस ईयर ओपन करके देखेंगे, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग 3-3, 4-4 पार्ट्स बना रखे हैं। वो उनकी मर्जी है, स्टेटमेंट चेंज कर करके नई सिचुएशन दें,
बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आज हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, आप घर जाके चाहे प्रैक्टिस कर लेना, PYQ अपने आपसे हो जाएंगे। 80 में से कम 60 तो हो ही जाएंगे। जो 20 नहीं होंगे उसकी शीट ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर की हुई है। जो थोड़े से एक लेवल के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो हमने नेक्स्ट टाइम करने हैं। ठीक है, आज बेसिक चलेगा, आप जो ट्राई करना चाहते हैं करें। अगले लेक्चर में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जो हाँ लोग डाउट्स हैं जिनके, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बार आता है इस टाइप का प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक डिस्क घूम रही है, एक डिस्क घूम रही है, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जिसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ω1 है। घूम रही है, अपने आप घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। कई लोग घर जाके सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो गया, डिस्क दुनिया में अपने आप घूम कैसे सकती है, किसी ने तो घुमाई होगी, कोई तो मार्केट से डिस्क लाया होगा, उसने रखी होगी, उससे घुमाई होगी, जब घुमाई होगी तो एक्सटर्नल टॉर्क भी लगाया होगा। तो क्लास में ये कैसे बंदा कह गया कि एक्सटर्नल टॉर्क नॉट अप्लाइड? पॉइंट है ना, घर जाके ऐसे दिमाग में चीजें आती हैं। अगर मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगाए जा रहा हूं, दिस इज एक्सटर्नल टॉर्क, एक बार तो लगा के छोड़ देना है, बस खत्म, अब आपका काम खत्म, फ्रिक्शन है नहीं। एक बार उसने स्पीड एक्वायर कर ली ω1, बस वो ω1 के साथ घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं, या रुकेगी नहीं। तो एक बार आपने ω1 करके छोड़ दिया, अब आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगाना बंद कर दिया। अब मान लो अब क्वेश्चन अब स्टार्ट है, तो हम इसके पीछे नहीं जाएंगे कि ω1 कैसे आया था। पेपर में गिवन है कि ω1 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और ये डिस्क रोटेट कर रही है, और लेट अस सपोज इस घूमते हुए डिस्क के ऊपर एक और डिस्क लेके आए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसके ऊपर जेंटली प्लेस रख दी। पेपर में जरूर लिखा होगा प्लेस्ड जेंटली, प्यार से, आराम से। झटका मार दिया तो नीचे की डिस्क हिल जाएगी, एक्सटर्नल टॉर्क एप्लीकेबल हो जाएगा। नीचे पहली वाली डिस्क को पता ना लगे कि उसके ऊपर एक और डिस्क प्लेस कर दी, इतना आराम से, क्योंकि अगर उसको पता लग गया तो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पेपर में हमेशा लिखा जाता है जेंटली प्लेस्ड। अब जेंटली प्लेस में क्या हुआ, और कोएक्सिली, कोएक्सिली का मतलब एक्सिस दोनों का भी सेम है। एक्सिस सेम रखने का एक ही मकसद है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड, एक्सिस कॉमन है। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया, I1 + I2। क्वेश्चन है ω2 बताओ, अब ये दोनों इकट्ठे मिलके नए ओमेगा के साथ घूमेंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या है ये बताओ। तो रूल नंबर 1, क्योंकि मैंने जाकर टच नहीं किया, जेंटली प्लेस्ड है, अपने आप घूमती घूमती डिस्क स्लो हो गई, तो I1 ω1 I2 ω2 का फॉर्मूला लगेगा। पहले अकेली डिस्क है I1 विद ω1, फिर डिस्क के ऊपर डिस्क है, तो टोटल I की वैल्यू क्या बनेगी, I1 + I2 इंटू कितना, ω2। क्योंकि I बढ़ा दिया, I बढ़ गया तो ओमेगा घट गया, क्योंकि देखो ना स्पीड तो घटेगी, तुम डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखे जा रहे हो, अब सेम स्पीड थोड़ी ना होगी, भारी हो गई डिस्क, भारी होने से स्पीड उसकी थोड़ी सी स्लो जाएगी। तो रूल क्लियर है यहां तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आएगी, ω2। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें? जैसे लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हैं, या उससे पहले एक और 2 आसान प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं। पहली प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की एक फेमस प्रॉब्लम है। पूछी जाती है, एनसीईआरटी की बुक में भी है। आइस स्केटर जो स्केटिंग करते हैं आइस के ऊपर, गोल 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 घूमते हैं आइस स्केटर्स, फोटो बनी हुई है एनसीईआरटी की बुक में इसकी। आइस स्केटर की प्रॉब्लम क्या है, जब स्केट करने वालों को तेज करनी है, गोल 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 तेज घूमना है, तो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं, वो तेज से तेज घूमते हैं। और जब उनको स्पीड स्लो करनी है या रुकना है, अपनी बॉडी को एकदम वो स्ट्रेच कर लेते हैं, अपनी बॉडी को खोलेंगे। स्केटिंग जो लोग करते हैं, रुकना हो कुछ करना हो तो जो एक स्टाइल है रुकने का, और स्पीड तेज करने का भी स्टाइल है। रुकना है तो गोल मोड़ लेते हैं, बॉडी को थोड़ा ओपन करते हैं, लेग्स ओपन करते हैं ताकि स्पीड थोड़ी सी स्लो जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब कोई भी स्केटर अपनी बॉडी को ओपन करता है या क्लोज करता है, देखो वो घूम तो रहा ही था, कोई जाके उसको एक्सटर्नल टॉर्क लगा के घुमा नहीं रहा, अपने आप घूम रहा है, वो अपने आप घूम रहा है। जैसे ही वो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है
तो उसका एक्सिस की बॉडी में से पास कर रहा है। बाजुएं फोल्ड करने का मतलब बाजुओं के मासेस को एक्सिस की तरफ लेके आना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बॉडी को एकदम फोल्ड कर लोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल एक्सिस की तरफ आ जाएंगे और आई की वैल्यू घटेगी। लेकिन जब बॉडी को ओपन करते हैं तो एक्सिस से सारे पार्टिकल दूर जा रहे हैं। देखो ना, बाजुएं दूर जा रही हैं तो पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं एक्सिस से। अब होगा क्या, आई इंटू ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट। किसी भी स्केटर के लिए आई इंटू ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट। जब बाजुएं ओपन करते हैं तो आई बढ़ जाता है, आई बढ़ता है तो ओमेगा घट जाता है, कि आई इंटू ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट। अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। तो जैसी बॉडी ओपन होती है रोटेशन की स्पीड घट जाती है, जैसी बॉडी फोल्ड करते हैं आई घट जाता है, कम हो जाता है, तो ओमेगा बढ़ जाता है, तो स्पीड घूमने की रोटेशन की बढ़ जाती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या एप्लीकेशन है स्केटर की, आइस स्केटर की। इसका न्यूमेरिकल भी आएगा, कभी आइस स्केटर का न्यूमेरिकल आएगा तो आई वन इंटू ओमेगा वन इज कॉन्स्टेंट से सॉल्व होगा। ठीक, एंगुलर मोमेंटम की क्लासेस सिर्फ आप ही नहीं लगाई, कैट्स, डॉग्स और ये जितने एनिमल्स हैं इन्होंने भी ये भी लगा लेते हैं शायद। तभी जब कोई कैट जंप करती है तो अपनी बॉडी को फैला के जंप करती है। बहुत लंबी जंप मारनी है तो अपनी बॉडी को फैला लेगी। क्यों? क्योंकि फैलाने से क्या होगा, उसका आई बढ़ जाएगा। आई बढ़ने से ऐसा ना हो ना, हवा में जंप तो मार दी और कोई कैट गोल 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 घूमना स्टार्ट कर दो, उससे चोट लग सकती है। तो अपनी बॉडी को ओपन करके जंप करेगी। कोई भी जानवर ओपन करके जंप करेगा ताकि क्या होगा, उसका ओमेगा उतना ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आई बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा। एक गेम है स्विमिंग पूल के अंदर, वो लोग जाते हैं, जंप मारते हैं, समरसॉल्ट, गोल 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 ऐसे घूमते हैं। मैं कई बार सोचता होता था बहुत पहले, यार ये समझ नहीं आती करते क्या है, तैरते ये नहीं है। ठीक है, 1 2 3 फट्टा लगा रखा होता है, एकदम जंप करते हैं गोल 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 नीचे। ये जज चेक क्या कर रहा है? शायद ये चेक कर रहा है कि कौन कितने टर्न्स, ज़्यादा टर्न्स है। ठीक है, समझ में आ गया, टर्न्स चेक कर रहा है। मैं तो क्या बड़ी बात है, ये तो सारे कर ही लेंगे। और वैसे भी नेचुरल टेंडेंसी है, हाइट से जंप मारोगे तो 2-4 ग्लोटने तो खा ही लोगे। बट एक्चुअल में अब ध्यान से समझना, पानी से उसका लेना देना है ही नहीं। बेसिकली वो तो उसकी बॉडी की फिटनेस चेक कर रहे हैं। वो जितना फिट होगा, जब वो जंप करेगा अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा वो फोल्ड कर लेगा, और जितना ज़्यादा वो फोल्ड कर पाएगा हवा में, आई की वैल्यू घटा लेगा तो ओमेगा उसका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो वो नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करता है वो बॉडी कितनी फोल्ड करता है, और यही फिटनेस का टेस्ट है। वो फिट है तो वो फोल्ड कर पा रहा है, वो फोल्ड कर पा रहा है, आई घटा रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कोलिजन्स। कोलिजन की प्रॉब्लम नॉर्मली 2 किस्म के आएंगी। मैंने दोनों इसमें नोट की हुई हैं। जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे PYQ, उसमें सिचुएशन ये नहीं है, उसमें तो एक रॉड रख रखी है, एक गोली ऐसे लगी रॉड को, एक गोली ऊपर से लगी, ऐसे लग रही है तो रॉड ऐसे घूम रही है। हम अगली बार करेंगे, आप घर जाके ट्राई करना चाहें तो बहुत सारी फोटोज बनी हुई हैं कोलिजन्स की, आपको आइडिया समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आप ये 2 कॉन्सेप्ट समझ लें कोलिजन्स के। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है या एक प्रॉब्लम है, एक रॉड आपको उसने दी, ठीक, एक रॉड दी, फिगर कोई भी हो सकती है, मैंने रॉड ले ली, एक रॉड दी, थिन रॉड है, और ये O पॉइंट फिक्स्ड है। O पॉइंट फिक्स्ड है मतलब नेल लगा दी। ये रॉड घूम तो सकती है, प्योर रोटेशन में तो है, पर ट्रांसलेशन में नहीं है। ये रॉड आगे मूव नहीं कर सकती, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे नहीं जाएगी, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। इसके अंदर कई लोग सोचते हैं कि ये ना हैंग कर रखी है ऐसे नेल पे, गोली आएगी ऐसे ऐसे से घूमेगी ना। ये टेबल के ऊपर ऐसे नेल लगी हुई है, ये डायग्राम ऐसा है, ऐसा है, ये नेल है और ये ऐसे घूम पा रही है, ऐसे, ये रही ऐसे घूम पा रही है, और इसका डायग्राम आपको ऐसे दिखाया गया है, ये रहा। तो बेसिकली आप व्यू, टॉप व्यू देख रहे हो, लेकिन रॉड किस पे पड़ी हुई है? ऑन टेबल। ये टेबल पे रॉड है, आप इसको ऐसे देख रहे हो। जब ऐसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा वो आपको, ठीक है। आप ये वर्टिकल मोशन नहीं है, दिस इज नॉट वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन। नहीं तो फिर वेट का चक्कर पड़ जाएगा ना, mg एक्ट करेगा और बहुत चीजें हो जाएंगी। इसमें तो हॉरिजॉन्टल मोशन है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
के अंदर अब ध्यान से देखना प्लीज, कोलिजन के अंदर एक बुलेट आया, ये बुलेट आया mu, और ये बुलेट इसे हिट करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ h, गोली लगती है, गोली लगते ही रेस्ट पे आ जाती है और ये रॉड घूमना स्टार्ट कर देती है। आपको निकालना है कि रॉड का ओमेगा क्या है, गोली लगते ही घूमेगी और ओमेगा क्या है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? ध्यान आगे, समझ में आ रहा है यहां तक क्या क्वेश्चन है? रूल नंबर 1, ध्यान आगे प्लीज। इसमें हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम क्या है mu, लीनियर मोमेंटम क्या है mu, तो mu मोमेंटम से इसको हिट किया, उसके बाद रॉड ने घूमना स्टार्ट कर दिया। कोई हमने ऐसा नहीं किया कि बुलेट को इसको हिट करवाया फिर मैंने कहा अपनी मर्जी से रॉड घुमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल कोलिजन है। कोलिजन्स याद करो हमने ऑलरेडी की हुई हैं, हमने लीनियर मोशन की कोलिजन्स की हैं, ये रोटेशनल है। किसी भी टाइप की कोलिजन में, अगर मैं पुरानी बॉल्स की कोलिजन की बात करूं, किसी भी टाइप की कोलिजन में एक चीज हमेशा कांस्टेंट है, वो क्या है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है, रूल है ये तो हर कोलिजन में, चाहे इलास्टिक चाहे इनइलास्टिक, लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योर रोटेशन की प्रॉब्लम है, और प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। जो काम उसमें लीनियर मोमेंटम करता था कोलिजन में, वो काम इसमें कौन करेगा? एंगुलर मोमेंटम करेगा। तो करें, यानी कि कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम और कोलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू विल रिमेन सेम। शुरू करते हैं, ध्यान आगे। गोली लगने से पहले या गोली लगते ही कह लो, ये लो, ये से हिट करती है विद द मोमेंटम ऑफ लीनियर mu, और एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h। तो एंगुलर मोमेंटम कितना है? बुलेट ने इसको इंपार्ट किया mu इंटू h, एंगुलर मोमेंटम लगते ही जनरेट हो गया। आज किया था हमने, एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या है? लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, और रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या है? 0। शुरू में रॉड तो मूव ही नहीं कर रही। अब क्या हुआ? बुलेट आपका किस पे आ गया? एट रेस्ट, और रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? I इंटू ओमेगा। अब रॉड के लिए MVR नहीं, MVR का कॉन्सेप्ट या mu इंटू एच का कॉन्सेप्ट लगेगा पॉइंट मास के लिए, क्योंकि बुलेट इज अ पॉइंट मास। तो या तो सीधा बोल दो MVR, mu h एक ही बात है, MVR या mu इंटू u इंटू एच एक ही बात है, या फिर लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस भी कॉन्सेप्ट सही है। तो mu इंटू एच एंगुलर मोमेंटम जनरेट किसने करवाया? बुलेट ने। फिर बुलेट खुद रेस्ट पे आ गया, वो सारा एंगुलर मोमेंटम किसको मिल गया? रॉड को। तो रॉड का फॉर्मूला चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग MVR हमने क्या यूज किया? I ओमेगा। तो यहां से क्वेश्चन आएगा फाइंड ओमेगा, तो ओमेगा निकाल लेना, और रॉड का I क्या है? ml²/12। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो आज के बाद सिर्फ यही नहीं, आज के बाद ऐसा भी हो सकता है, एक स्फेयर है, एक स्फेयर रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एक बुलेट आता है mu और इसको हिट करता है, यहां पे हिट करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम एक्सिस, और हिट करते ही स्फेयर घूमता है, स्फेयर घूमना स्टार्ट करेगा, तो फिर से वही चीज mv इंटू एच इज इक्वल टू I टाइम्स ओमेगा। घूमते ही इसने क्या जनरेट कर लिया? ओमेगा नॉट। फाइंड ओमेगा नॉट, तो क्या यूज करेंगे? m इंटू वी इंटू एच इज इक्वल टू I टाइम्स ओमेगा नॉट। मतलब जब भी कोलिजन होगी और बुलेट से कोलिजन होगी तो MVR इज इक्वल टू I ओमेगा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? आज हम न्यूमेरिकल्स में लगा के भी देखेंगे इससे कि कैसे यूज करना है। तो ओमेगा निकालने का तरीका क्लियर है, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो हो गया याद, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। mu इंटू एच इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, डन हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम है जब ये रॉड फ्री टू मूव है, और पेपर में आना फ्री टू मूव ही है, मतलब बुलेट ने रॉड को हिट किया, रॉड घूमेगी भी और उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जाएगा। ऑब्वियसली वो खड़े खड़ा क्यों घुमाएगा? खड़े खड़े तो फॉर्मूला याद हो गया, MVR इज इक्वल टू I ओमेगा। अब रॉड घूमेगी भी और उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, तो रॉड बेसिकली क्या कर रही है? रोटेशन मोशन में भी है एंड ट्रांसलेशन मोशन में भी है। तो रॉड का रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन दोनों को आपको कंसिडर करना है। अभी क्वेश्चन क्या बनेगी वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है प्लीज जो मैं करवा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन थोड़ी देर में शीट में आएगा, तो शीट में आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लो, इक्वेशंस बनती क्या है बस ये देख लो। रूल नंबर 1, जब एक रॉड को आप हिट करेंगे और रॉड घूमेगी भी और आगे भी आएगी, तो इसमें दो किस्म की मोशन है।
एक रोटेशन, दूसरी ट्रांसलेशन, रॉड रोटेट भी कर रही है और सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, तो रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशन मोशन भी है। रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए कोलिजन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आज हमने किया ऊपर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ट्रांसलेशन मोशन में कोलिजन कैसे लगती हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ट्रांसलेशन तो हम कर चुके ऑलरेडी, हमने कोलिजन चैप्टर में सारी कोलिजन क्या की थी, ट्रांसलेशन की थी। कोलिजन में क्या किया था, ट्रांसलेशन मोशन किया था। ट्रांसलेशन मोशन में जस्ट एक लीनियर मोशन है और ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन किससे बनती है, सेंटर ऑफ मास से। तो हम इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रोटेशन की कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ट्रांसलेशन मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक रॉड है और ये ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी, तो रोटेशन की कोलिजन का कॉन्सेप्ट ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर किया, mu इंटू एच इज आई टाइम्स ओमेगा। पहली इक्वेशन क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। दूसरी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में शेप मैटर नहीं करती, सारा क्वेश्चन किस पे है, सेंटर ऑफ मास पे। तो इमेजिन करो एक बुलेट आ रहा है mu और रॉड का सेंटर ऑफ मास m किस पे पड़ा हुआ था, एट रेस्ट। टक्कर के बाद क्या हुआ, बॉल किस पे, बुलेट किस पे आ गई, रेस्ट, और सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और किसी भी कोलिजन में, हमने कोलिजन का चैप्टर किया था, किसी भी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, mu, इसका क्या है 0, इसका क्या है 0, इसका क्या है mv। देख रहे हो, mu प्लस 0 इज 0 प्लस m इंटू वी। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो कोलिजन का चैप्टर समझ में आ रहा है, याद है कोलिजन में हमने किया था सारा कुछ ये, और लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है, डिस्कस किया था। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रोटेशनल का कॉन्सेप्ट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट लीनियर कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। लास्ट एनर्जी भी लगेगी टक्कर से पहले, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं है इसमें। टक्कर से पहले बुलेट की एनर्जी क्या है, हाफ mu², रॉड रेस्ट पे थी तो एनर्जी क्या है 0। टक्कर के बाद रॉड भी मूव कर रही है और बुलेट किस पे है, रेस्ट पे है, तो रॉड घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। आगे जाने के लिए हाफ mv सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, और रोटेशनल के लिए हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से u अगर चाहिए तो ऊपर से नीचे पुट कर देना, सेंटर ऑफ मास चाहिए तो यहां से यहां पुट कर देना, फिर जो पूछा कुछ में निकाल देना। ये तो मैथ्स है, बेसिकली ये आना चाहिए। तो कैसे लगी एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ रहा है। इनिशियली सारी एनर्जी सिर्फ बुलेट के पास थी, फिर सारी एनर्जी रॉड के पास है, और रॉड की दो एनर्जीज है, ट्रांसलेशन भी है एंड रोटेशन भी है। इसको कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं।